3D वीडियो एडिटिंग की दुनिया में अगर कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो है कैमरा और नल लेयर का सही इस्तेमाल। बिल्कुल रियल कैमरा की तरह यहाँ भी हमारे पास 3 डायरेक्शन होते हैं, X, Y और Z। X में मूव करो तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट या राइट जाएगा, Y में ऊपर या नीचे। बट सबसे कमाल का रोल है Z का, क्योंकि इससे ऑब्जेक्ट्स नजदीक या दूर नजर आते हैं, यानी 3D डेप्थ यहीं से आती है। अगर कभी आपने महसूस किया हो कि कोई चीज अचानक सामने आती दिख रही है या दूर जाती, तो वो Z एक्सिस की वजह से है। और यही सब चीज को यूज करके आगे हम थिंकित भाई के जैसे एडिटिंग को भी बनाना सीखेंगे। ओके, अब सोचिए, आपके सामने एक बॉल रखी है। अगर उसे धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लाएंगे तो लगेगा वो बड़ी होती जा रही है, लेकिन असल में केवल डिस्टेंस बदला, साइज नहीं। यही फील 3D कैमरा में भी आती है, यानी Z का वैल्यू बदलते ही पर्सपेक्टिव बदल जाता है। X और Y में भी मूवमेंट होता है, बॉल दाएं बाएं ऊपर या नीचे, बट डेप्थ सिर्फ Z एक्सिस से ही आएगी। ऐसे ही जब भी आप अलाइट मोशन या कोई और एडिटिंग ऐप यूज करते हो, वहाँ Z एक्सिस को छूते ही वीडियो में डेप्थ नजर आने लगती है और ऑब्जेक्ट्स मानो स्क्रीन से बाहर आने लगते हैं। लेकिन सिर्फ कैमरा से ही एडिटिंग प्रो नहीं बनती। असली जादू एक और चीज से होता है, जो कि है नल लेयर, यानी नल ऑब्जेक्ट। ये कोई खुद में नजर आने वाली चीज नहीं होती, पर इसकी ताकत गजब है। जैसे घर में हर अप्लायंस के लिए अलग अलग रिमोट हो, वैसे ही हर ऑब्जेक्ट को एक एक करके मूव करना झंझट भरा हो जाता है। अब इमेजिन करो अगर सिर्फ एक मास्टर रिमोट हो, जिससे सारे डिवाइसेस साथ में कंट्रोल हो जाए। यही करता है नल। जिस भी ऑब्जेक्ट या लेयर को इस नल के साथ पेरेंट करोगे, तो उन सभी का कंट्रोल नल ले लेता है। फिर बस नल पर एक की फ्रेम सेट करो, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड तरीके से मूव करेगा, डेप्थ, मोशन, एंगल, सब कुछ। प्रैक्टिकल एडिटिंग में सीन डिजाइन के वक्त हर लेयर को स्पेस में अलग अलग पोजीशन देना बहुत जरूरी है। मसलन बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और फोरग्राउंड में सब कुछ अरेंज करो। किसी चीज को ज्यादा दूर रखना है तो उसका Z वैल्यू नेगेटिव रखो, किसी को पास लाना है तो Z वैल्यू को पॉजिटिव में बढ़ा दो। यहीं पर जब कैमरा मूव करते हैं तो सारा सीन 3D इल्यूजन बन जाता है। अपनी क्रिएटिविटी को और एजुकेशनल करने के लिए कभी कभी ऐसा करो कि कैमरा को जूम इन या आउट करो, रोटेट कराओ या टिल्ट कराओ। हर इफेक्ट अपने आप में सिनेमैटिक मैजिक ला सकता है। इससे भी ज्यादा स्मूथ और प्रैक्टिकल रिजल्ट तब आता है जब एनिमेशन कर्व्स को यूज करते हैं, जैसे ईज इन या ईज आउट डालते हैं। इसकी वजह से हर मूव बहुत नेचुरल लगेगा, कहीं भी झटका या अब्रप्ट मोशन नहीं दिखेगा। अगर लेयर पेरेंटिंग, नल ऑब्जेक्ट और 3D कैमरा का सही तालमेल बैठा लिया, तो अब एडिटिंग बहुत स्मूथ और प्रो जैसे लगेगी। वैसे टिप है कि मोबाइल एडिटिंग में भी नल और ग्रुपिंग को एक्सप्लोर करो, और पीसी पे काम कर रहे हो तो लेयर पेरेंटिंग के साथ अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटीज देखो। हर प्रोजेक्ट में अलग वाइब मिलेगी और खुद का सिग्नेचर स्टाइल बन पाएगा। 3D एडिटिंग मतलब सिर्फ एक पर्सपेक्टिव या इफेक्ट नहीं, बल्कि पूरी सोच और प्रोसेस है। अगर सीन में डेप्थ, शैडोज, हाइलाइट्स डालोगे तो इल्यूजन और भी स्ट्रॉन्ग बैठेगा। लगेगा जैसे स्क्रीन के अंदर से वीडियो नहीं, एक अलग यूनिवर्स ही बना दिया है। और जब आपको लगने लगे एनिमेशन में कोई गैप या लीकेज आ रही है, तो बस पेरेंटिंग या की फ्रेम टाइमिंग को थोड़ा ट्विक करो, सीन एकदम बटर जैसा स्मूथ बन जाएगा। असल में एडिटिंग के इस जादू को मास्टर करने के लिए लॉजिकल अप्रोच और एक्सपेरिमेंट का कॉम्बिनेशन चाहिए। हर बार प्रीव्यू देखो, न्यू ट्रांजिशंस ट्राई करो, ब्लेंडिंग के साथ वेरिएशंस लाओ, और देखते देखते आप ऑर्डिनरी से वायरल वीडियो तैयार कर लोगे। लैपटॉप हो या मोबाइल, प्रोसेस वही बेसिक है। स्पेस, मोशन, टाइमिंग, डेप्थ, इन सब का मजा खुद करो, पूरे जोश से एक्सप्लोर करो और एडिटिंग की हर लिमिटेशन को धो डालो। तो चलो अलाइट मोशन को ओपन करते हैं और ये सब ऑप्शंस को यूज करके एक वायरल वीडियो का छोटा सा एनिमेशन को बनाते हैं। अलाइट मोशन को ओपन करने के बाद सिंपली अब इस वाले प्लस पे क्लिक करो। यहाँ से 16:9 का एक नया प्रोजेक्ट बना लो। ओके, अब प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाओ और यहाँ से ये क्लाउड वाले वीडियो क्लिप को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद इस पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और यहाँ इसके Z वैल्यू को ऊपर की ओर स्क्रॉल करोगे तो ये दूर होता जाएगा, ना कि ये छोटा होगा। इसी चीज से हमें वीडियो में 3D डेप्थ आती है, तो हम इसके Z वैल्यू को 2500 कर देता हूँ। फिर स्केल पे क्लिक करके फुल स्क्रीन पे सेट कर लो, जैसे मैं कर रहा हूँ। ओके, अब बैक आकर प्लस पे क्लिक करके ये ब्रिज PNG को ऐड कर लो और इसको भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके Z वैल्यू को 1000 कर दो और स्केल पे क्लिक करके कुछ इस तरह से बड़ा करके स्क्रीन पे यहाँ पर रख लो। रख लेने के बाद इसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लो और डुप्लीकेट लेयर पे क्लिक करके अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ और इसके Z वैल्यू को 800 कर दो और इसको थोड़ा सा ऊपर करके यहाँ रख लो। देन बैक आकर प्लस पे क्लिक करके मीडिया में से ये मैन PNG को ऐड कर लो एंड मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके Z वैल्यू को 900 कर लो, ताकि ये दोनों ब्रिज के बीचों बीच आ जाए। एंड देन इसको बड़ा करके यहाँ पर रख लो। ये ब्रिज को ना थोड़ा थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ।
ओके, अब इसको यहाँ पर रख लेता हूँ। नाउ बैक आकर प्लस पे क्लिक करके ये ट्री पीएनजी को ऐड कर लेता हूँ एंड देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसके Z वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं एंड इसको कुछ इतना बड़ा करके नीचे यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, अब बैक आकर प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स में से कैमरा को ऐड कर लो एंड यहाँ क्लिक करके कैमरा को ऑन कर लो। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ स्टार्टिंग में की फ्रेम लगा दो और आगे यहाँ 2 सेकंड पे आकर एक की फ्रेम लगा दो। देन स्टार्टिंग वाले की पे आ जाओ और नीचे की ओर स्क्रॉल करके इसको ऊपर ले आओ यहाँ पर लाइक कुछ इस तरह से एंड ग्राफ में जाके ये 4th वाला ग्राफ देकर इस तरह का बना लो। नाउ बैक आकर प्ले करके देखोगे तो इस तरह का एनिमेशन बन जाएगा। अब स्टार्टिंग में आकर साथ ही साथ टेक्स्ट को भी ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए प्लस पे क्लिक करके टेक्स्ट में जाकर एक टाइप करके फॉन्ट एंड कलर को भी सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ एंड आगे यहाँ आकर इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसको ऊपर ले आते हैं। देन इसके Z वैल्यू को ऊपर की ओर स्क्रॉल करके इसको कैरेक्टर के पीछे कर देता हूँ और फिर इसको बड़ा करके यहाँ पे रख लेता हूँ एंड बैक आकर इफेक्ट में जाकर ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके नीचे ये टेक्स्ट वाले में से ये काउंट अप डाउन वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर लो। अब स्टार्टिंग में आकर एक की फ्रेम ऐड कर लो एंड आगे 2 सेकंड पे आकर काउंट को बढ़ाकर 18 कर लो। अब प्ले करके देखो तो इस तरह से दिखेगा। ओके, अब यहाँ एक और इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो इसके लिए अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ ग्लो सर्च करके ये वाले इफेक्ट को ऐड कर लो। अब इसमें यहाँ इस कलर को चेंज करके टेक्स्ट का जो कलर है वो कलर को सिलेक्ट कर लो एंड ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन पे से नॉर्मल कर दो सिंपली। अब बैक आ जाओ एंड आगे 11 सेकंड पे आकर ये सारे लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ तक कर लो। ओके, अब ट्री वाले पीएनजी में थोड़ा सा काम करेंगे ताकि देखने में थोड़ा रियलिस्टिक लगे। नाउ ट्री वाले लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट में जाओ एंड यहाँ टर्बुलेंट डिस्प्ले सर्च करके ये वाले इफेक्ट को ऐड कर लो। अब इसमें नीचे स्क्रॉल करके ये स्ट्रेंथ के वैल्यू को 0.006 कर दो। देन ऑफसेट पे क्लिक करके स्टार्टिंग में एक की फ्रेम लगा दो एंड इसके लास्ट में जाकर ऑफसेट को कुछ इतना बढ़ा लो। अब इसको प्ले करके देखो तो ये थोड़ा रियलिस्टिक जैसा लग रहा है। ओके, अब इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करेंगे। तो ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ बॉक्स ब्लर सर्च करके ये वाले इफेक्ट को ऐड कर लो। अब यहाँ स्टार्टिंग में की फ्रेम लगाकर यहाँ इसके स्ट्रेंथ को 0 कर दो एंड आगे 2 सेकंड पे आकर स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा दो। देन ग्राफ में से ये 4th वाला ग्राफ देकर इसको इस टाइप का बना लो। अब इसको देखोगे तो ये स्टार्टिंग में फोकस में रहेगा और यहाँ आते आते ब्लर हो जाएगा। ओके, अब स्टार्टिंग में आ जाओ, प्लस पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट में से एक नल लेयर को ऐड कर लो। देन ये कैमरा लेयर पे क्लिक करके एंड ऊपर इस वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसको नल 1 से कनेक्ट कर दो। नाउ नल पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाओ एंड यहाँ 2 सेकंड से 2-3 फ्रेम पहले एक की फ्रेम लगा दो। देन आगे यहाँ 4 सेकंड पे थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर कर लो एंड ग्राफ में से 4th वाला ग्राफ दे दो। ओके, अब जैसे ये लेफ्ट साइड की ओर आएगा तो ये टेक्स्ट को इस साइड लाना है। तो टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ एंड इस वाले की फ्रेम से थोड़ा सा आगे की फ्रेम लगा दो एंड आगे यहाँ आके इसको इस साइड ले आओ। देन ग्राफ में से वही 4th वाला ग्राफ दे दो। नाउ बैक आके इफेक्ट में जाओ एंड काउंट वाले इफेक्ट पे क्लिक करके जैसे ये इस साइड आएगा तो यहाँ इसके काउंट को 10 करना है, तो इसको डिक्रीज करके 10 कर लो। ओके, नाउ बैक आ जाओ और नल लेयर पे क्लिक करके इसको भी 11 सेकंड तक कर दो। देन नल लेयर के मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके ये वाले की फ्रेम से थोड़ा आगे यहाँ आके इसके Z वैल्यू को नीचे की ओर स्क्रॉल करके थोड़ा सा दूर ले जाओ एंड थोड़ा सा ऊपर भी कर लो। देन ग्राफ में से 4th वाला ग्राफ दे दो। ओके, अभी यहाँ 4 सेकंड पे आके प्लस पे क्लिक करके मीडिया में से बिल्डिंग पीएनजी को ऐड करेंगे, लेकिन ऐड करने से पहले यहाँ से कैमरा को ऑफ करके बिल्डिंग पीएनजी को ऐड कर लो। अब कैमरा को वापस से ऑन कर लो। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके Z एक्सिस को ऊपर की ओर स्क्रॉल करके सारे लेयर के पीछे कर लो एंड स्केल से बड़ा करके सेंटर में रख लो, लाइक कुछ इस तरह से। एंड देन आगे यहाँ आके पोजीशन पे एक की फ्रेम लगा दो। अगेन स्टार्टिंग में आके नीचे करके हाइड कर लो। फिर ग्राफ में से 4th वाला ग्राफ दे दो। अब बैक आके देखो तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, अब नल लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ एंड ये वाला की फ्रेम से आगे यहाँ आके इसको थोड़ा सा नीचे की ओर कर लेता हूँ। देन वही 4th वाला ग्राफ दे देता हूँ। ओके, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा।
ये बिल्डिंग पीएनजी को ना इस वाले की पे थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ। ओके, अभी आप प्लस पे क्लिक करके मीडिया में से बाकी के बिल्डिंग पीएनजी को सिलेक्ट करके ऐड कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ भी हमें कैमरा को ऑफ करके ऐड करना था, तो मैं कैमरा को ऑफ करके तीनों को डिलीट करके दोबारा से ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद अब कैमरा को ऑन कर लो। अब ऊपर वाले लेयर पे क्लिक करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आ जाओ एंड इसको यहाँ पे रखना है। तो पहले हम इसको Z एक्सिस से सारे लेयर के पीछे कर लेते हैं, देन स्केल से कुछ इतना बड़ा करके यहाँ पे रख लेते हैं। अब बैक आके दूसरे वाले बिल्डिंग को Z एक्सिस से पीछे करके इसको इस साइड यहाँ पे रख देते हैं बड़ा करके। ओके, इसी तरह से ये तीसरे वाले बिल्डिंग को भी रख लो। नाउ रख लेने के बाद बैक आ जाओ एंड नल लेयर पे क्लिक करके इस वाले की फ्रेम से आगे यहाँ आके इसको थोड़ा सा राइट साइड की ओर कर लो, लाइक दिस। एंड ग्राफ में से फोर्थ वाला ग्राफ दे दो। ओके, अब इस वाले की फ्रेम से थोड़ा सा आगे यहाँ एक की फ्रेम लगा दो और आगे यहाँ लास्ट में आके Z एक्सिस से थोड़ा सा आगे की ओर ले आओ एंड थोड़ा नीचे भी कर लो। फिर वही सेम ग्राफ दे दो। ओके, अब सिंपली बैक आ जाओ एंड ये वाले लेयर को यहाँ तक कर लो। देन यहाँ आके ऊपर के तीनों लेयर पे पोजीशन की फ्रेम लगा दो। तो मैं जल्दी से लगा देता हूँ। ओके, की फ्रेम लगा लेने के बाद इसके स्टार्टिंग में आके इसको नीचे कर लो एंड ग्राफ में से ये वाला ग्राफ दे दो। इसी तरह से बाकी की बिल्डिंग को भी नीचे करके ग्राफ दे दो। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। नाउ कर लेने के बाद यहाँ से सारे एक्स्ट्रा लेयर को सिलेक्ट करके ट्रिम एंड डिलीट कर लो। अब ये कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब ये राइट वाले बिल्डिंग लेयर जो है उसका एक डुप्लीकेट लेयर बना लो एंड उठा के ऊपर कर लो। देन यहाँ आके एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लो एंड देन ऊपर ये 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दो एंड इसके कलर को रेड कर लो। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इस साइड यहाँ पर रख लो और थोड़ा सा बेरा भी कर लो। ओके, बैक आके ये दोनों लेयर को सिलेक्ट करके ऊपर ये बीच वाले आइकन पे क्लिक कर दो। नाउ यहाँ आके पहले इस वाले लेयर का Z वैल्यू को देख लेते हैं कितना है। जैसे इसका Z वैल्यू 2177 है, तो बैक आके इस वाले लेयर के Z वैल्यू को भी 2177 कर देता हूँ। देन स्केल से बड़ा करके इस बिल्डिंग के ऊपर अच्छे से एडजस्ट करके रख लो, लाइक कुछ इस तरह से। नाउ बैक आकर इस लेयर को ऊपर इस वाले आइकॉन पे क्लिक करके इस वाले बिल्डिंग लेयर से कनेक्ट कर देते हैं। अभी ये बिल्डिंग के ऊपर अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ है, तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। नाउ एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ आकर ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाकर यहाँ एक की फ्रेम लगा दो एंड ओपेसिटी को यहाँ पूरा कम कर दो। देन थोड़ा आगे यहाँ आकर ओपेसिटी को वापस से फुल कर दो एंड देन डार्कन में से मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लो। देन बैक आकर ये बिल्डिंग के ऊपर अच्छे से सेट नहीं हुआ है, तो यहाँ इसको बिल्डिंग के ऊपर अच्छे से रख लो। अब सही है एंड यहाँ से इसको ट्रिम कर लो। ओके, अब इसको सिंपली एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट हो जाने के बाद एक नया प्रोजेक्ट बना लो एंड अभी जो एक्सपोर्ट किया हूं उसको ऐड कर लो। अब इसमें विनियट को ऐड करेंगे, तो उसके लिए एक रेक्टेंगल शेप को ऐड कर लो एंड इसको फुल स्क्रीन कर लो। देन इसके कलर को ब्लैक कर दो। ओके, अब यहाँ एक सर्कल शेप को भी ऐड करो एंड एडिट शेप में जाकर इसको कुछ इस तरह का बना लो। फिर बैक आकर इफेक्ट में जाकर यहाँ गॉसियन ब्लर इफेक्ट को ऐड कर लो एंड इसके स्ट्रेंथ को कुछ इतना बढ़ा लो। देन बैक आकर दोनों लेयर को यहाँ तक कर लो एंड वापस से दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर ये तीसरे वाले आइकॉन पे क्लिक कर दो। तो ये कुछ इस टाइप का विनियट बन जाएगा। लेकिन विनियट कुछ ज्यादा हो गया है, तो उसके लिए इस वाले लेयर पे क्लिक करो एंड एडिट ग्रुप में जाकर सर्कल वाले शेप को एडिट करके साइज को थोड़ा सा और बढ़ा लो एंड इफेक्ट में जाकर ब्लर को भी बढ़ा दो। देन बैक आकर ओपेसिटी को भी थोड़ा सा कम कर लो।
अब सही है। अब सिंपली इसको भी एक्सपोर्ट कर लो। और अगर आप इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप शिवांशु अग्रवाल की तरह एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैग्नेट्स मीडिया की तरह एडिटिंग करना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो उस वीडियो पे क्लिक करो और एडिटिंग स्किल को इम्प्रूव करो। कैसे एक 18 साल का बच्चा 10 साल में इतनी बड़ी कंपनी बना देता है कि जितनी 100 सालों में बड़े से बड़ा अरबपति नहीं बना पाया। ये बच्चे की कंपनी